नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बाली जी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही सीरियस एक टॉपिक में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हम सब लोगों को अब जूझने पड़ रहा है, उस सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं आपको ये सारे चीज़ के बारे में जितना सिंपली हो सके समझाने की कोशिश करूँगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ने दुनिया की खत्म करके रख दी। कैसे? क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ा भयानक खूनी कातिल कौन सी चीज है? इंसान? सीरियल किलर्स? नो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा खूनी। मेरे पास अभी एक स्लाइड के अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर 50 ऐसे खूनियों की लिस्ट मौजूद है हर वक्त मेरे घर पे, जो खूनी ने दुनिया की पॉपुलेशन को बहुत हद तक गिराया। सारे ये बैक्टीरिया की स्लाइड्स, सारे ये बैक्टीरिया के प्रिजर्व करके रखना, ये सारे चीज़ को देखना समझना, ये एक हैबी है, ये एक पैशन होता है और मेरे लिए ये एक बहुत ही पैशनफुल काम है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आज दुनिया भर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस हद तक पहुंच चुका है और उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण क्या है, इसके बारे में सारे के सारे जानकारी आज आपको दिया जाएगा। तो देखिए, आज हम बात कर ले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो पहले तो समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है। देखो, एंटीबायोटिक्स एक प्रकार का दवा या फिर मेडिसिन कह सकते हो आप, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो जोन है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया आता है, उसके अंदर प्रोटोजोआ आता है, उसके अंदर फंजाई भी आ जाता है जो कि हमारे लिए डिजीज़ कॉजिंग है, मतलब बीमारी फैलाता है। वायरस भी आ जाता है। मगर ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर जनरली लोग जो यूज़ करते हैं टर्म, उसको बैक्टीरिया को ही टारगेट करके वो यूज़ करते हैं। अब कितना बैक्टीरिया के नाम लें, कुछ एग्जाम्पल्स बोल देते हैं आपको। निजेरिया गोनोरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ऐसे कर के नाम नहीं, सल्मोनेला टाइफी, एस्चेरिशिया कोलाई, ऐसे हजारों सैकड़ों ऐसे बैक्टीरिया है जो कि जानलेवा बीमारी फैलाता है और बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। तो हमारे पास ये एक ब्लेसिंग था कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है इसको हम रोक सकते थे। इसके लिए हमारे हाथ में आया एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन से मिला। पेनिसिलिन के रूप में हमें एंटीबायोटिक मिला, एक ब्लेसिंग के रूप में हमारे हाथ एंटीबायोटिक लगा। हमने देखे कि जो बीमारी में लोग गुजर रहे हैं विद दिस एंटीबायोटिक 5-6 दिन में वो ठीक हो रहे हैं। हमने उसका इस्तेमाल स्टार्ट किया, खोज स्टार्ट किए, सारे देश की, सारे दुनिया की साइंटिस्ट लग पड़े और आज हमारे हाथ बहुत सारे वैरायटी की एंटीबायोटिक्स हैं, राइट? बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार गिराता है, कुछ एंटीबायोटिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता तो नहीं है मगर उसका जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। दोनों प्रकार के एंटीबायोटिक हमें चाहिए। जो मार गिराता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक और जो रोक के रखता है ग्रोथ को उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। अब ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स का हमें ट्रीटमेंट है। आज देखो, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कहाँ लगता है? जहाँ पे भी इन्फेक्शन की संभावना है वहाँ पे एंटीबायोटिक दवा चाहिए। सिनेरियो बोल देते हैं आपको। मान लो कि आप खेल रहे थे, गिर गए, चोट आई, वहाँ पर इतना चोट आई कि 2 इंच का ऐसे घाव हो गया। अब उस घाव को आपको एंटीबायोटिक देना पड़ता है, एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीबायोटिक पाउडर या फिर खाने में एंटीबायोटिक। क्यों? एंटीबायोटिक से वो घाव ठीक नहीं होता। ये गलत इंफॉर्मेशन है, गलत इस्तेमाल है। घाव बॉडी की खुद की प्रोसेस है ठीक करना, सेल ग्रोथ से वो ठीक होता है। एंटीबायोटिक का काम होता है कि वो जो घाव है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया आके उसमें इन्फेक्शन ना करे। अब पूछोगे, बैक्टीरिया लेके थोड़ी हम घूम रहे हैं कि घाव इन्फेक्शन हो जाए। बैक्टीरिया लेके आपको घूमना नहीं पड़ेगा। सर से एड़िया तक बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं हम। हाथ से ऐसे स्क्रैप करेंगे ना, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस का रेंज मिलेगा आपको। हर वक्त सांस ले रहे हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एयर में मौजूद है। हमारा बॉडी हमको हर वक्त
प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारी इम्यून सिस्टम उसके साथ हमेशा फाइट करता है। करोड़ों बैक्टीरिया है हमारे पेट के अंदर, जो अगर ना हो तो कल से आप डायरिया में मर जाओगे, जो कि अच्छे बैक्टीरिया है। तो बॉडी में ऐसे अच्छे बैक्टीरिया हैं, मुंह के अंदर है, पेट के अंदर है, बाहर कान के अंदर, अंदर नहीं बाहर के कान के अंदर, बाहर के नाक के अंदर, सारी जगह पर है। बॉडी का जो स्किन है सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है, क्यों? ये प्रोटेक्ट करके रखा है हमें बाहर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी को घुसने ही नहीं देता। इतना अच्छा दीवार, चीन की दीवार क्या अच्छा था, सबसे बड़ा दीवार तो ये स्किन है। तो अब देखो ये जो बैक्टीरिया है जिससे हम घिरे हुए हैं, हर वक्त कहीं पे चोट आ गई तो वहां से एंट्री मिल जाता है उसको, क्योंकि स्किन पे कट आ जाता है तो उससे एंट्री। किसी को सर्जरी हो रहा है, कट होगा, ठीक है, एंट्री मिल जाएगा। तो बैक्टीरिया की एंट्री अगर हो जाता है तो बैक्टीरिया वहाँ से ग्रो करने लगेगा। बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा तो धीरे धीरे हो जाएगा, सूजन होगा और पस आने लगेगा। जब पस आने लगता है तब आपको सोचना चाहिए कि अब इन्फेक्शन हो चुका है। पानी आएगा, सफ़ेद रंग का पानी, पस वो आने लगेगा, वहाँ पे दर्द होगा, पेन होगा। ये बाहर भी हो सकता है, बॉडी की इंटरनली भी हो सकता है। बैक्टीरिया कहीं भी जगह पे अपना जगह बना सकता है। अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास जो एंटीबायोटिक दवा है वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको ऐसे इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक ले लेंगे। ज़्यादातर केसेस में हम टैबलेट कैप्सूल के तौर पे एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसे बीमारी है जहाँ पर खाने, क्योंकि खाना है एंटीबायोटिक टैबलेट या कैप्सूल, थोड़ा टाइम लगेगा उसको काम करने में। बहुत अर्जेंट केसेस में इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। अभी एंटीबायोटिक तो ब्लेसिंग है, बहुत सिंपल सी बात है, लोग ठीक होते हैं। मगर क्या दिक्कत है इसमें दिक्कत ये होता है कि देखो एंटीबायोटिक, अब अगर आप पूछोगे एंटीबायोटिक में मतलब ऐसा कुछ है जो बैक्टीरिया को मार देता है, तो हमें खुद को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आंसर ये है नहीं। किस लिए नहीं पहुंचाते? क्योंकि हम इंसान है, मैमल्स है। मैमल्स किस टाइप में आता है? यूकैरियोट्स में आता है, यूकैरियोटिक है हम। हमारा जो कोशिका है यूकैरियोटिक सेल है और वो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये जो एंटीबायोटिक है सिर्फ प्रोकैरियोटिक को ही मारता है, यूकैरियोट को नहीं मारता। तो इसलिए हमारे सेल बिल्कुल सुरक्षित है। कोई कुछ दूसरा साइड इफेक्ट्स होता है एंटीबायोटिक लेने की, वो अलग बात है। क्योंकि अच्छा जो बैक्टीरिया है बॉडी का वो मर सकता है, क्योंकि वो भी प्रोकैरियोटिक है, तो वो मर सकता है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक जब लेते हैं कोई, तो उसके साथ साथ अच्छा बैक्टीरिया भी लेना चाहिए, जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। अगर प्रोबायोटिक के बारे में आपको डिटेल में जानना है, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब दिक्कत क्या आ रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, कि एंटीबायोटिक बॉडी में हम ले रहे हैं, जनरली एंटीबायोटिक के कोर्स मेंटेन किया जाता है, जो कि जनरल केसेस में बहुत सारे वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक का अलग अलग कोर्स है। जनरली 2 एंटीबायोटिक दिन में 5 दिन तक, ठीक है, या फिर कभी कभी 3 एंटीबायोटिक दिन में 7 दिन तक, या फिर 14 दिन तक, या फिर 2 एंटीबायोटिक 14 दिन तक। इस हिसाब से रहता है, डिपेंड करता है कि आपका कौन से टाइप का इन्फेक्शन हो। अगर किसी का पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है, लंग में इन्फेक्शन है, तो एक प्रकार के एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट होगा। किसी की इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, जैसे कि मान लो IBS हो गया, इन्फेक्शन तो नहीं है IBS, मगर वहाँ पे भी एंटीबायोटिक चाहिए, जैसे रिफॉक्सिमिन एंटीबायोटिक IBS में दिया जाता है, तो वो दिन में 3 बार करके 14 दिन तक दिया जाता है, बहुत दिनों तक। और एक्यूट इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार 3 दिन तक, या फिर दिन में 2 बार 5 दिन तक। अगर आपको सर्दी जुकाम के कारण कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार के कारण, तब जाके एजिथ्रोमाइसिन दिन में 1 5 दिन, या फिर दिन में 1 3 दिन, तो इस हिसाब से डिवाइड होता है। तो ये डोजेज क्यों दिया जाता है, डोजेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एंटीबायोटिक के लिए डोजेज इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप एंटीबायोटिक ले लिए तो कुछ 10, मान लो सिंपल से एग्जांपल, 100 बैक्टीरिया थी। हालांकि 100 बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता, लाखों में आना पड़ेगा तभी वो इन्फेक्शन करेगा। मान लो 100 बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक आपने ले लिया, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक ले लिया आपने, 100 बैक्टीरिया में से 20 मर गया, 80 है, फिर भी इन्फेक्शन नहीं गया, थोड़ा ही कमा है, घटा है, तो फिर से दूसरा एंटीबायोटिक लोगे। दूसरा एंटीबायोटिक लेने के बाद वो 80 से 60 हो गया, तो आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे, यार कम हो रहा है। फिर तीसरा एंटीबायोटिक लिया, सो 60 से वो हो गया 40, तो अब आपको लगेगा 50% के ऊपर, मतलब मैं बहुत ठीक हो रहा हूँ। तो फिजिकली जो सिम्टम आपका था ना, वो धीरे धीरे आपको दिखने में लगेगा मैं ठीक हो रहा हूँ, सुस्त, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ। तो तब जाके आपको लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ यार, तो चलो और एक ले लेते हैं। तो 4th एंटीबायोटिक ले लिया आपने, 4 ले लिया, तो 20% बैक्टीरिया अभी जिंदा है, मगर जो सिम्टम था वो पूरा चला गया। आपको लग रहा है आप ठीक हो गया, आपको लगेगा, क्योंकि आप देख नहीं सकते,
हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, एक पूरा अलग दुनिया है वो। अगर जानना है तो इस चैनल को बने रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे आपको दिखने को मिलेगा, जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये 20% तो मतलब 20 बैक्टीरिया है, फिर भी बहुत कम परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया है। आपने 4 एंटीबायोटिक ले लिए, डॉक्टर ने कहा था 6 लेने को, 2 अभी भी बाकी है, आप कहोगे ठीक हो गया। और लोगों का एक रेजिस्टेंस है, जब ठीक हो जाते हैं ना तो नहीं लेना चाहते एंटीबायोटिक, तो और नहीं लेना है, नहीं खाना, चलो मैं ठीक हो गया, तो आप बाकी एंटीबायोटिक्स नहीं लिए। वो जो 20 बैक्टीरिया, अगर 20 बचे, 10 बचे, कुछ नंबर ऑफ बैक्टीरिया बच जाता है ना, वो बचने वाला बैक्टीरिया हमेशा ढूंढेगा कुछ ना कुछ टाइप से कि वो बच जाए, बच निकले एंटीबायोटिक से। कुछ ना कुछ प्रोसेस है, उतना डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा, समझ नहीं पाओगे, 5 साल लगता है सब कुछ जानने में, डिग्री हासिल करने में, तो वो आज एक वीडियो में नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ बताते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया समझ आ गया उसको, किसी ना किसी तरीके से वो ये जो है ये हासिल कर लिया, जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये हासिल करता है थ्रू प्लाज्मिड या फिर कुछ जेनेटिक मटेरियल बाहर से वो ले लेता है, इस हिसाब से वो हासिल कर लेता है। जब भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हासिल कर लेगा, मतलब मान लो कि एमोक्सिसिलिन खा रहे थे आप, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक आपने ले लिया, इतने बार लिया, बस उसके बाद नहीं लिया, तो ये 4-5 जो बच गया, वो एमोक्सिसिलिन से कैसे बचना है उसे पता चल गया, और वो आपसे कहीं गुना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकता है। क्योंकि एक बैक्टीरिया, जैसे कि इकोलाई की बात करें तो उसका जनरेशन टाइम है 20 मिनट में, 20 मिनट में एक इकोलाई से 2 इकोलाई बनता है, और एक इंसान 20-25 साल के बाद 2 या 3 इंसान बनाता है, फैमिली बनाता है, तो 20 मिनट में डबल होता है। अब सोचो कि 20 साल में वो कितना होगा। तो वो बैक्टीरिया, तो उसे पता चल गया, अभी क्या करेगा, वो आपसे ना दूसरा कोई इंसान के शरीर में जाएगा, ठीक है। अब फिर से आपको मान लो 1 साल बाद वही प्रोसेस, वही प्रॉब्लम हुआ, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई इन्फेक्शन, डॉक्टर ने एमोक्सिसिलिन फिर से आपको प्रिस्क्राइब किया। इस बार आपने एमोक्सिसिलिन खा रहे हो, आप देख रहे हो काम नहीं कर रहा है भाई, खाने जा रहे हो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो कुछ एमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ना, वो अगर आपको इन्फेक्ट कर दें बस, तो आपका काम तमाम, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आ गया था, तो आप ही से वो बाकी लोगों में स्प्रेड हुआ, फिर से घूम के आप ही के शरीर में आया। अब वो बैक्टीरिया, उसे पता है एमोक्सिसिलिन वो खा लेता है, एमोक्सिसिलिन से वो बच निकलेगा, तो एमोक्सिसिलिन आएगा फिर भी वो नहीं मरेगा। तो एमोक्सिसिलिन लेते रहोगे, आप देखोगे ऐसे बहुत बार शायद आपके साथ हुआ कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा। इसका 2 कारण है, एक तो आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके, या फिर मेडिसिन जो है वो जाली है, ठीक है। तो आप ये भी जांच कर लें मेडिसिन जाल है या नहीं, अदरवाइज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हुआ। तो रेजिस्टेंट अगर बन गया बैक्टीरिया आपका, तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, दूसरा एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। तो अभी जो लोग ये चीज़ को समझते हैं, वो हर वक्त यही कोशिश करेंगे कोर्स कंप्लीट करें, ठीक डोजेज में एंटीबायोटिक लें, क्योंकि अभी इंडिया में ना सब कुछ ओवर द काउंटर मिलता है। आप दुकान में चले जाओ, मेडिसिन शॉप में बोलो भाई मुझे एक एजिथ्रोमाइसिन का दे दो, दे देंगे। अब एक एजिथ्रोमाइसिन लेके वो फेंक रहे लोग। कोविड टाइम से लेकर अब तक एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर भयानक सी रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम में हर कोई एजिथ्रोमाइसिन, एजीकेम घर में रखते थे, एजीकेम हो गया, एजिथ्राल हो गया, तो 1 या 2 खा रहे थे, ठीक हो जाए तो बाकी नहीं खा रहे, इस हिसाब से ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्रो कर गया। तो अभी आपके वजह से दूसरा कोई इंसान जो खुद सब कुछ मानता है, फिर भी उन्हें अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला स्ट्रेन बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दें, तो वो आपके वजह से सफ़र कर रहा है। तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम नहीं कर रहे, इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है स्प्रेड कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ये फैल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना। इसीलिए ये नहीं है कि यार ठीक है मुझे एक बार नहीं काम किया मैं दूसरा एंटीबायोटिक ले लूँगा। हमारे पास एंटीबायोटिक का जो अमाउंट, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पास थे बहुत कम। एक एंटीबायोटिक डिस्कवर करना, सिंथेटिक एंटीबायोटिक को भी अगर बनाना है तो बनाना, उसके बाद उसको टेस्ट करना, मार्केट में लाने में सालों, मतलब डिकेड्स, 10 साल भी लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो ऐसे ऐसे करते करते अगर सारे एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो कर जाए और वो बैक्टीरिया अगर किसी को इन्फेक्ट करे तो बेचारा वो बचेगा नहीं। ऐसा बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार हो चुका है, जैसे को बोलते हैं सुपर बग्स, जैसे कि MRSA स्ट्रेन बोलते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जब इन्फेक्ट करता है, अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस किसी को इन्फेक्ट कर दिया, बस राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि अब एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दोगे, देखो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो 14-15 टाइप के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बन चुका है।
ऐसे बैक्टीरिया बन चुका है। इसीलिए सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत कीजिए। इंडिया में होना चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक सेल नहीं होना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। मैं आपको वीडियोस में बाद में दिखाऊंगा, अलग अलग वीडियोस में, कि एंटीबायोटिक देने से कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो जाता है, किस हिसाब से वो काम करता है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके रखिए। मगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्लोबली इतना बढ़ रहा है कि बाहर की जो नेशंस हैं वहाँ पे एंटीबायोटिक पे बैन है। एंटीबायोटिक कोई जाके ऐसे खरीद के नहीं ला सकता। इवन वहाँ के जो डॉक्टर्स है वो भी एंटीबायोटिक नहीं लिखता है अगर वो एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो तो। प्रोबायोटिक ठीक है, एंटीबायोटिक तक नहीं जाना चाहिए। और हिंदुस्तान का हाल बहुत ही ख़राब है और दिन ब दिन बदतर होगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अभी बात करते हैं लास्ट एक चीज़। लोग पूछेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर मान लो कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किया है, तो तब क्या उपाय है हमारे पास? उपाय हमारे पास एक ही है कि आपको एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब वो एंटीबायोटिक, मान लो आपके अगर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई है, तो वहाँ पे कल्चर करना पड़ेगा आपकी यूरिन की, तो पता चलेगा कौन कौन से बैक्टीरिया है। ठीक है। अब मान लो कि 8 बैक्टीरिया है, उस 8 बैक्टीरिया को अलग अलग से कल्चर करके देखना पड़ेगा, अलग अलग एंटीबायोटिक से, कि वो जनरली 8 बैक्टीरिया नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर 1 या 2 बैक्टीरिया, मान लो कि 2 बैक्टीरिया है, तो 2 बैक्टीरिया को ही अलग अलग से 10-12 प्रकार के एंटीबायोटिक के साथ लगा के देखना पड़ेगा, फिट करके, कि वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार रहा है या नहीं। वो हम प्लेट में आसानी से चेक कर सकते हैं। किर्बी बार मेथड बोल के एक मेथड होता है हमारे पास, उससे हम टेस्ट करते हैं। अलग अलग कुछ और मेथड्स भी हैं जिससे हम जो प्लेट होता है, अगर प्लेट के अंदर उसको रख के, बैक्टीरिया को रख के, और दूसरे साइड नज़दीक में एंटीबायोटिक की डिस्क को रख के चेक करके बता सकते हैं कि उस बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक से मरता है या नहीं। आपका फुल रिपोर्ट आ जाएगा कि कौन कौन से एंटीबायोटिक में आप रेजिस्टेंट हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक में आपकी बैक्टीरिया मर सकता है। उसके बाद वो रिपोर्ट आपके डॉक्टर देखेंगे, वही एंटीबायोटिक आपको दिया जाएगा जिससे कि आपके शरीर के अंदर वह बैक्टीरिया मरेगा। ठीक है। लैब में टेस्ट करने के बाद आपको पर्टिकुलरली वो एंटीबायोटिक दिया जाएगा, क्योंकि विदाउट नोइंग दैट अगर आपको एंटीबायोटिक दिया भी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद उस एंटीबायोटिक को आपको दिया जाएगा तो धीरे धीरे आप ठीक होने लगोगे। पर फिर भी आप एंटीबायोटिक अगर ले रहे हो तो कोर्स कंप्लीट जरूर करना। 1-2 एंटीबायोटिक दे दो ऐसे मत करना, क्योंकि उससे अगर आप फिजिकली फिट हो सकते हो, ठीक हो सकते हो, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो हमेशा काम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक सपोर्ट की रोल करेगा, इम्यून सिस्टम फिर से काम करेगा। मगर यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया ना, तो आज के मतलब कुछ साल बाद हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं बचेंगे ट्रीटमेंट के लिए। विनती है, रिक्वेस्ट है सबसे, ये चीज़ आप फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो थोड़ा लंबा है मगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए, इसके बारे में जानकारी रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल में हर प्रकार के बैक्टीरिया रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे, उनको कैसे देखने में होता है, किस हिसाब से वो काम करता है, सारे के सारी चीज़ आपको मिलेगा। स्टे ट्यून एंड वॉच the future lectures. Thank you. Bye.